इमल्सिफाइड फैट्स को स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में डिवाइड करना ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स उन पर एक्ट करें और वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकें। ठीक है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स 3 तरीके के होते हैं, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स फैट को तभी आसानी से डाइजेस्ट कर पाएंगे जब लिवर फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद जो बाइल का दूसरा फंक्शन है वो क्या है कि हमने ये देखा था कि जब स्टमक है तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब फूड के साथ मिक्स होता है तो फूड को भी एसिडिक बना देता है। अब जब फूड को एसिडिक बना देता है तो जब लिवर से सिक्रीट होने वाला जो बाइल जूस है, बाइल जूस का नेचर होता है कि वो एल्कलीन होता है नेचर में। एल्कलीन का मतलब क्या होता है, हमने ये कहा नहीं, सॉल्ट नहीं, एल्कलीन का मतलब बेसिक क्या होता है कि हम ना कभी भी सब्सटेंसेस को अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा कि शुरुआत में 9th क्लास में पढ़ा था कि मैटर होता है, तो मैटर को हमने कहा था कि मैटर 3 तरीके से उनको क्लासीफाई करा जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। या तो ये, या फिर ये कहा जाता है कि नहीं भाई मैटर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में। इस तरह से भी करा जा सकता है। फिर ये होता है कि अब जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है, अब हम 10th में ये देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को 2 अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है। कैसे? मेटल या फिर नॉन मेटल। कंपाउंड्स को 2 अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है, या तो एसिड या फिर बेस। अब वो जो एसिड होते हैं, एसिड की नेचर होता है कि वो जला देता है। एसिड का कोरोसिव नेचर होता है, जिस चीज़ पर गिरेगा उसको जला देगा। जो बेस है, बेस का भी यही नेचर होता है, वो भी जहाँ पर गिरेगा उसको जला देगा। बर्निंग सेंसेशन देते हैं दोनों के दोनों। तो एसिड भी खतरनाक है और बेस भी खतरनाक है। लेकिन है क्या, अगर दोनों को मिक्स कर दें तो वो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, फिर वो ज़ीरो है, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास H2SO4 या HNO3 है, HNO3 बड़ा डेंजरस एसिड होता है। तो मान लीजिए HNO3 है, यहाँ हम बैठे हुए हैं, फर्श पर गिरा देंगे, फर्श भी काला हो जाएगा, जला देगा उसको। अगर टेबल पर गिरा दिया तो टेबल को भी जला देगा। तो अगर मान लीजिए गलती से गिर गया एसिड कहीं पर, तो दूसरे बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड रख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कास्टिक सोडा बेस होता है। ये कास्टिक सोडा क्या होता है, जिससे ये बर्तन मांजने का जो साबुन होता है ना, वो कास्टिक सोडा से बनता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदे बर्तन ही होते हैं, उसमें तो डायरेक्टली चिकनाई होती है। ठीक, अब ये कपड़े हैं, कपड़े में थोड़ा बहुत जो हमारा शरीर का पसीना वगैरह है वो लगता है, तो उसके लिए जो साबुन होता है वो उतना ज़्यादा, उसमें उतना ज़्यादा बेस नहीं होता। लेकिन ज़्यादा बेस किसके अंदर होता है? बेस जो है वो ज़्यादा होता है बर्तन मांजने के जो साबुन होते हैं उसमें। और जो बड़े बड़े हलवाई होते हैं ना, वो ग्लव्स पहनकर, बड़े उनके रबर वाले ग्लव्स होते हैं जिसमें बड़ा वो हलवा वगैरह बनता है, बड़ी बड़ी जो कढ़ाइयाँ होती हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो या तो उसको राख से साफ़ करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि अगर उसमें चिकनाई है, बड़ी बड़ी पतीलों में जिनमें सब्जियां बनती है, तो उसको सीधा कास्टिक सोडा से साफ़ करते हैं। उसमें कोई झाग वगैरह भी नहीं बनते। कास्टिक सोडा को लेते हैं एक मुट्ठी में, उसको उसके अंदर डालते हैं और गीला करके ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, पूरा साफ़ हो जाता है। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्लींजिंग एक्शन होता है। लेकिन साथ में सबसे बड़ा, अब ये आपको सभी को बता रहा हूँ कि कभी इत्तेफाक से कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि आपने अपने स्कूटर की बैटरी खोली या गाड़ी की बैटरी खोली और गलती से अगर आप बैटरी पर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि साथ में कास्टिक सोडा ना हो तो बर्तन मांजने का एक साबुन जरूर रखिए जो विम बार होता है। बाई चांस कभी भी बैटरी के साथ कुछ काम करना पड़े तो विम बार वगैरह जरूर साथ में रखिए कि अगर बाई चांस गलती से जरा सा भी एसिड गिर जाए तो उसके ऊपर फटाफट आप साबुन लगा दीजिए, तो वो किसी भी तरीके का जलेगा नहीं, कोई जले का निशान भी नहीं छूटता। तो होता क्या है, वही साबुन के अंदर होते हैं, तुम्हारी स्किन पे फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा बेस तो तब होगा ना भाई, हम कितना यूज़ करते हैं, हम जरा सा लिया और उसको साफ कर दिया। लेकिन जब ज़्यादा चिकनाई होती है तो ज़्यादा साबुन यूज़ करा जाता है। वो ज़्यादा साबुन का मतलब ये है कि भाई आप ज़्यादा बेस यूज़ करना चाहते हैं और बिल्कुल आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई एसिड का इफेक्ट आए ही ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़रूरी चीज़ है जो घरों में होना चाहिए। ठीक है, खास तौर पर कई बार ऐसा होता है कि हम टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं, तो जो टॉयलेट क्लीनर है वो गलती से हमारे हाथ पर, पैर पर कहीं पर गिर जाए, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड घर में होना चाहिए। ठीक है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये किसी भी जो जनरल मर्चेंट्स, जो नए जनरल मर्चेंट जैसे हमारी सोसाइटी में दुकान है, वहाँ पर नहीं मिलेगा।
जो पुराने बाज़ार होते हैं जहाँ पर दालें वगैरह मिलती हैं, उन पुराने बाज़ार में किसी भी बड़ी दुकान पर, जो किराना की दुकान होती है ना, जिसमें दालें और रॉक सॉल्ट मिलता है, पत्थर जैसा होता है, देखा है ना, कई लोग क्या करते हैं कि वो पैक्ड सॉल्ट नहीं लेते, वो रॉक सॉल्ट ही लेकर आते हैं और उसको ही पिसवा कर और फिर नमक, तो उसका खाने का स्वाद ही अलग होता है, ठीक है ना। तो वो जो है वो पुराने मार्केट में मिलती हैं ऐसी चीज़ें। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सीधा सीधा जाकर ये बोल दो भैया कास्टिक सोडा ले लो, तो कास्टिक सोडा किसी भी पुराने किराना की दुकान पर मिल जाएगा, वो घर में होना जरूरी है, ठीक है। अब सुनिएगा, यही चीज़ कैसे यूज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर, कि स्टमक से सबसे पहले माउथ के अंदर खाना गया, दांतों ने उसको तोड़ा, दांतों को तोड़ने के बाद में उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवा के साथ में फिर वो थोड़ा सा वाटरी लिक्विड है सलाइवा, तो उसको वेट कर दिया, ईसोफेगस से पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की वजह से वो धीरे 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 पहुंच गया स्टमक में। स्टमक में चर्निंग होती रही 3 से 4 घंटे तक, ठीक है। अब वो 3 से 4 घंटे तक जब चर्निंग हुई तो उसके अंदर एसिड मिक्स हो गया, तो हमारा जो फूड है वो एसिडिक बन गया। अब वो फूड पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरी तरफ, एक तरफ स्टमक से तो पहुंचा फूड, लिवर से पहुंचा बाइल जूस। बाइल जूस का नेचर होता है बेसिक, फूड में एसिड मिक्स है तो फूड का नेचर हो गया एसिडिक। जब दोनों मिले तो क्या हो गया, न्यूट्रल, खत्म। ना तो अब बेस जलाएगा और ना ही अब एसिड जलाएगा, तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब पूरी तरह से फूड न्यूट्रल हो चुका है। और अब क्या होगा कि अब जो वो बाइल जूस है, वो बाइल जूस क्या करेगा, वो अपना बचा कुचा काम करेगा। बचा कुचा काम क्या है कि अगर फैट ग्लोब्यूल्स है, क्योंकि फैट सबसे आसानी से डाइजेस्ट होने वाली चीज़ प्रोटीन, ठीक है, लेकिन सबसे मुश्किल से डाइजेस्ट होने वाली चीज़ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं ये आपस में मिक्सड होते हैं, और जब ये आपस में मिक्स होते हैं, और कभी भी आप देख लेना कि कोई चिकनाई वाली चीज़ अगर आप ज़्यादा खाते हो तो नींद बहुत आती है, ठीक है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर काम चल रहा है, उसका डाइजेशन चल रहा है, तो बहुत लंबा टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट होने में, ठीक। तो ये होता है कि भाई अब जब फूड अब हमारा एसिडिक नहीं बचा, न्यूट्रल हो चुका है, तो अब जो बाइल जूस है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने का अपना काम करेगा। इसके बाद ये काम हुआ बाइल जूस का। 2 काम, पहली चीज़ कि फूड को एसिडिक से न्यूट्रल करना, ठीक, और दूसरा काम क्या है कि फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट करना। अब आते हैं पेनक्रियास पर। तो पेनक्रियास क्या काम करते हैं वो नोट करिएगा, जहाँ तक आपने लास्ट टाइम नोट करा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पेनक्रियास का लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पेनक्रियास। इसमें लिखिएगा पेनक्रियास इज अ लार्ज ग्लैंड व्हिच लाइज पैरेलल। पेनक्रियास स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पड़े थे, हाँ, वो तीनों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस ही करते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक ग्लूकोज और एंजाइम अलग नहीं, अलग सिर्फ गैस्ट्रिक जूस ही करते हैं। उन तीनों का अंदर कंसिस्ट होता है। Pancreas is a large gland which lies parallel to and beneath the stomach, which lies parallel to and beneath the stomach. Pancreas is a large gland which lies parallel to and beneath the stomach. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पेनक्रियास सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस। Pancreas secrete pancreatic juice which contains digestive enzymes. Pancreas secrete pancreatic juice which contains digestive enzymes like pancreatic amylase, like pancreatic
amylase, trypsin and lipase. ट्रिप्सिन में भी सब डिवीजन होते हैं नहीं, बस इतना ही हमको तो बस अमाइलेज का एक फंक्शन, ट्रिप्सिन का एक फंक्शन और लाइपेज का एक फंक्शन करना है। अच्छा, हमने ये देखा कि जो स्टमक है, स्टमक में क्या होता है कि स्टमक में जो ये एक एंजाइम होता है पेप्सिन, एक एंजाइम पेप्सिन होता है। वो पेप्सिन क्या काम करता है कि वो पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन्स को वो यूजुअल डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का कि यूजुअली ऑल द प्रोटीन्स गेट डाइजेस्टेड इनसाइड द स्टमक विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि यूजुअली का मतलब ये है कि लगभग सारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत बचा, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ प्रोटीन है उसको ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, नोट करिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द एंजाइम अमाइलेज amylase breaks down the starch. Breaks down the starch. स्टार्च ब्रेकडाउन की क्या मतलब? जो स्टार्च जो है तो ब्रेकडाउन जितने भी फूड है ना वो सब ब्रेकडाउन होकर एक तरफ तो एनर्जी उससे लिबरेट होती है और दूसरी तरफ जो है ग्लूकोज। ठीक है, सब कुछ ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज से ही एनर्जी भी बनती है। द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च। तो मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ? स्टमक के बाद अब हम पहुँच चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब फूड पहुँच चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम नहीं पहुँचे। तो स्टार्च जो है, स्टार्च किस में मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता है ना, और कार्बोहाइड्रेट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक में इनका डाइजेशन चलता रहता है। ठीक, तो द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च। नेक्स्ट पॉइंट है द एंजाइम ट्रिप्सिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने से पहले कार्बोहाइड्रेट पे कोई और एंजाइम एक्ट नहीं होता है ना, एक्टिव होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट को एसिड जो है HCl जो है वो डाइजेस्ट करता है दोनों तरह का। उसके बाद देखें द एंजाइम अमाइलेज, द एंजाइम ट्रिप्सिन enzyme trypsin digests the proteins the enzyme trypsin digests the proteins and the enzyme lipase breaks down the emulsified fats. The enzyme lipase breaks down the emulsified fats. Breaks down the emulsified fats. ठीक है, चलिए अब इसके बाद सर इंटेस्टाइन होता क्या है? क्या एमल्सिफिकेशन में होता क्या है? एमल्सिफाइड मतलब होता क्या है? एमल्सिफाइड का मतलब क्या है कि देखिए एक तो फैट ये है, एक तो फैट ये है जो हमारे पेट पे इकट्ठा हो रखा है, ये फैट है ना। तो ये फैट कौन सा है? ये सिर्फ ये फैट है, इसको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड फैट। अब इस सैचुरेटेड फैट को अनसैचुरेट करने का तरीका क्या होता है? आप ना एक चीज़ समझिएगा, बड़ा आसान सा है कॉन्सेप्ट कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये होता है कि अगर मान लीजिए मैंने एक गिलास में पानी लिया और पानी लेने के बाद मैंने उसमें चीनी को घुलना शुरू करा, अब मैंने स्पून ली और मैं स्टिर करता जा रहा हूँ, वो घुलती जा रही है। मैंने और चीनी डाली, वो भी घुल गई, और चीनी डाली, वो भी घुल गई। लेकिन एक पॉइंट के बाद जाकर चीनी घुलना बंद कर देती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये अब सैचुरेट होता है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि नाउ नो मोर फर्दर सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? शुगर। ये और शुगर अब ऐड नहीं करी जा सकती, ये सैचुरेट हो चुका है। ठीक है,
सैचुरेट को अनसैचुरेटेड बनाने का क्या तरीका है? गर्म करना शुरू कर दो, ठीक है, गर्म करना शुरू कर दीजिए। कभी देखिएगा कि हलवाई की दुकान पर जहाँ पर जलेबी बन रही होती है, तो अगर उसकी जो कढ़ाई है, अगर उसकी कढ़ाई ठंडी हो रखी है ना, मतलब गर्म नहीं है, तो आप देखेंगे उसके कॉर्नर पर वाइट 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 पाउडर सा जमा हो जाता है। वो वाइट पाउडर क्या है? वो शुगर ही है ना। और फिर क्या करते हैं कि अच्छा 2 मिनट रुकिए, अभी मैं जलेबी निकाल कर दे देता हूँ। तो वो क्या करता है? वो उसको बर्नर को चालू करता है, बर्नर चालू करता है, विदिन सेकेंड्स जो है वो बिल्कुल जो है चाशनी उसकी बन जाती है। चाशनी मतलब वही शुगर सॉल्यूशन को ही चाशनी बोल देते हैं। तो उसकी चाशनी बन जाती है और फिर वो उसके अंदर जलेबी डालकर निकाल कर आपको दे देता है। तो जलेबी का मज़ा कब है? जब गरम गरम खाइए। ठंडी खाते हैं तो शुगर का वो पाउडर से अलग अलग आ जाता है, मज़ा नहीं आता उसमें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो भी चीज़ है वो सैचुरेट से अनसैचुरेट कब होगी? अनसैचुरेट कब होगी? जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट हमारे साथ भी है। हम जो ये हमारा पेट निकला हुआ है ना, तो जो हमारी थाइज उल्टी सीधी मोटी हो रखी हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं हैं, मोटे हो रखे हैं, खा खा के पड़े हुए हैं। तो अब क्या है कि ये जो फैट है ये रुक गया है। ये क्या है? ये सैचुरेटेड फैट है, ये सैचुरेटेड फैट है। तो अब इसको अनसैचुरेटेड करना है। इसको अनसैचुरेट करने का तरीका क्या है? भागो दौड़ो, फिजिकल एक्टिविटी, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ। अच्छा, कभी खेलने कूदने के बाद में थर्मामीटर लगा कर देखा है? देखा है कभी थर्मामीटर लगा कर? देख लेना 103 104 बुखार होगा, ठीक है, करके देखना कभी। तो है क्या कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.5 या 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रखा है बॉडी का। तो जितना भी सैचुरेटेड फैट है, अब वो वेजिटेशन शुरू हो गया है और वो जो फैट है वो अनसैचुरेट होकर धीरे धीरे स्वेट के थ्रू थोड़ा 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 निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर ऐसा सैचुरेटेड फैट सीधा का सीधा हमारी बॉडी में चला जाए तो डाइजेशन में बहुत दिक्कत होती है। हम कभी घी भी खाते हैं सर्दियों में, अगर घी खाते हैं तो उसको पहले पिघला लेते हैं। नहीं तो घी ऐसा नहीं है वो वाइट घी सीधा खा लिया है ऐसे, नहीं, उसको रोटी पर लगाना भी होता है तो थोड़ा पिघलाते हैं तब लगाते हैं। यानी कि हम पहले उसको अनसैचुरेटेड बनाते हैं तब खाते हैं। अनसैचुरेटेड बनाने का तरीका ही ये है, ताकि खाना कहते हैं ना, खाना गरम गरम खाना है, उसका तरीका ये है कि डाइजेशन में आसानी रहती है, ठीक है। डाइजेस्ट तो हो जाएगा ठंडा खाना भी, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो यहाँ जो इमल्सिफाइड फैट्स की कहानी है, इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या है? फैट जो कि अनसैचुरेटेड है, जो कि सॉल्ड मतलब किसी चीज़ में घुला हुआ है, किसी चीज़ के अंदर मिक्स है, सैचुरेटेड फैट नहीं। समझ गए? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? मतलब वो जब मिठाइयों में होता है ना, तो गुलाब जामुन हो गया, ठीक है, तो वो ऐसे यही इकट्ठा होता है, ठीक। चलिए जी, तो द एंजाइम लाइपेज ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स। तो इमल्सिफाइड फैट्स कौन से होते हैं? वो सॉल्युबल फैट्स जो किसी ना किसी सब्सटेंस में घुले हुए होते हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब मैंने ये ए पार्ट स्टार्ट करा था इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है ना, वो भी कुछ तरीके के जूसेस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कभी खाने के बाद सोचा है कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता होगा डाइजेशन का? तो खाते रहते हैं बस। चलिए देखिएगा, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बी पार्ट नोट करें इसका। इसका मतलब सर खाने में भी एनर्जी होती है ना सर, यूज तो होती है। ठंडा पिज़्ज़ा खाकर देख लो कभी, कितना चबाना पड़ता है, मुंह भी दुख जाता है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन the walls of small intestine the walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juices. Intestinal juices. The walls of small intestine which contain glands which secrete intestinal juice. The intestinal juice contains a number of enzymes.
intestinal juice contains a number of enzymes which contains a number of enzymes intestinal juice which contain ऑर्गन्स के अंदर जाती कैसे? मैं बता रहा हूँ, अभी पहले नोट करिए. The intestinal juice contains a number of enzymes which complete the digestion of complex carbohydrates into complex carbohydrates into glucose, proteins, complex carbohydrates into glucose, proteins into amino acids, and fats into fatty acids and cholesterol. सर इतने डाइजेशन के बाद प्रोटीन बच जाता है? Fats into fatty acids and cholesterol. Fats into fatty acids and cholesterol. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स and glycerol. And glycerol are small water soluble molecules. Small water soluble molecules. Stop. Our next point again, in this way, the process of digestion converts the large the process of digestion converts the large and insoluble food molecules into small water soluble molecules, into small, water soluble molecules. कार्बोहाइड्रेट 4 टाइप के होते हैं, सर वो किस क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है? हमको करना ही नहीं है वो 4 टाइप, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स तक ही लिमिटेड रहेंगे, नहीं तो ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर बहुत बड़ा हो गया, वो सारा करने की जरूरत नहीं है. तो प्रोटीन से होता है ना, ठीक है. अब इसी तरीके से हाँ
के साथ आया था आपके पास। सर प्रोटीन के दो और होते हैं ना, क्या कह रहे हैं प्रोटीन्स का? प्रोटीन के और दो और होते हैं। मैं बता रहा हूँ प्रोटीन्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और दूसरा जो है आपका ये जो हमने 3 तरीके के हमने जो एंजाइम्स देखे हैं ना, तो इन 3 तरीके के एंजाइम्स के भी फंक्शंस जो है वो भी बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं, लेकिन उनको बस सिंपल इतना ही, ठीक है। आप ये देख लीजिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनके ग्लैंड्स के क्या क्या नाम है हमें नहीं करते हैं, विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। ठीक, पानी पीना भी किसी को दे दो, अच्छा खत्म दे दो तो ठीक है। तो the intestinal juice contains a number of enzymes which complete the digestion of complex carbohydrates into glucose। ठीक है, क्या हुआ? ये क्या था? सर ग्लाइकोजन हार्मफुल होता है बॉडी के लिए? नहीं सर उससे कैंसर हो जाता है सर। किसने कह दिया? सर पढ़ा था, अगर एक्सेसिव पूजा हम ग्लाइकोजन से स्टोर्ड अमाउंट है जैसे सब कुछ बना तो इसीलिए तो थोड़ा फास्टिंग का बोला जाता है ना, कि एक हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार फास्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, शायद कभी बताया भी था मैंने कि स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है वो कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बन जाता है। ठीक है, तो शायद इसी वजह से साइंटिफिकली जो ये सारी चीज़ें शायद साइंटिफिक ही हैं, जो बीच बीच में त्यौहार वगैरह कुछ आते हैं तो फास्टिंग करते हैं। खैर सर साइंटिफिक हाँ सर अंधविश्वास कुछ भी समझ सर The intestinal juice contains a number of enzymes which complete the digestion of complex carbohydrates into glucose। तो लास्ट में क्या होता है कि ये जो intestinal juices होते हैं, जो intestine की वॉल सीक्रेट करती हैं, वो क्या करती हैं फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन्स जो हैं, जो प्रोटीन्स पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, तो डाइजेस्ट होने के बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। एंड फैट्स वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। ये भी बॉडी के लिए नेसेसरी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वाटर सोल्यूबल हैं। वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या है कि जो वाटर में सोल्यूबल हो गया, जो वाटर में घुल गया, तो ब्लड में तो आसानी से घुल ही जाएगा। ठीक है, in this way the process of digestion converts the large and insoluble food molecules into small water soluble molecules। तो डाइजेशन में इतना था, बस इतना सा सर इतना सा होता है? उसके बाद अगला देखिएगा, तो जो ये ह्यूमन बॉडी वाला है, इसमें ये डाइजेशन वाला जो पोर्शन है, मैंने पहले भी बताया था कि ये थोड़ा सा लंबा है। उसके बाद डाइजेशन के बाद फिर वही प्रोसेस है, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। आसान है, वो करते हैं। सर ग्लाइकोजन कौन सा ग्लाइकोजन क्या है ना, ग्लाइकोजन बॉडी का एक स्टोर्ड फूड होता है, रिजर्व फूड होता है कि जब कभी ज़रूरत पड़े, भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, तो वो ग्लाइकोजन यूज होता है बॉडी में। ठीक है, चलिए जी थर्ड नोट करें, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसमें नोट करिएगा। After digestion, the molecules of food become so small ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है ना यहाँ तक? बताओ भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? आदित्य, आकाश, विधि, after digestion the molecules of food the molecules of food becomes so small that they can pass through the walls of the small intestine, so small that they can pass through the
they can pass through the walls of the small intestine and go into our blood. And go into our blood. Full stop. This is called absorption. This is called absorption. This is called absorption. The small intestine is the main region for the absorption of digested food. The small intestine is the main region for the absorption the small intestine is the main region for the absorption of digested food. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्टार बनाने का इंपॉर्टेंट है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ना फिंगर के जैसी छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको विलाई बोलते हैं, ठीक है। और विलाई की वजह से ये ऐसा हो गया जैसे कि एक सरफेस एरिया, मान लीजिए आप एक टॉवल ले लीजिए, तो टॉवल को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख लोगे तो आपको ऐसे ही हाथ फेर कर समझ में आ जाएगा कि छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड निकले होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो वो जो थ्रेड होते हैं वो थ्रेड ही क्या करते हैं कि जब हम अपना चेहरा पोंछते हैं उससे तो वो एकदम सारा का सारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पूरा का पूरा डाइजेस्टेड फूड जब एब्जॉर्ब होता है बिल्कुल वो अब वाटर की फॉर्म में हो गया क्योंकि वो वाटर में घुल चुका है। तो वो जब एब्जॉर्ब होता है तो एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है? विलाई के थ्रू होता है एब्जॉर्ब, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्ट्स एज द मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स इन द ह्यूमन बॉडी, वो पूछ लेते हैं। तो अगला जो स्टार बनाकर लिख रहा हूँ वो यही है, पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करिएगा। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर सरफेस of small intestine the inner surface of small intestine has millions of tiny comma finger like projections, tiny finger like projections called villi. Villi, V-I-L-L-I. Full stop. The presence of villi gives the inner walls of villi gives the inner walls of the small intestine. डायग्राम बना हुआ है डाइजेशन के लिए, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के बाद तो बिल्कुल ही लाल एम्ब्रेथी वॉल्स आ जाती हैं, तो उसके बीच में ब्लड का फ्लो होता है। The presence of villi gives the inner walls of the small intestine, gives the inner walls of the acid or basic reaction method as water or salt plus water, neutralization reaction बोलते हैं इसको। The presence of villi gives the inner walls of the small intestine a very large surface area
a very large surface area and this large surface area helps in the rapid absorption of digested food. Helps in the rapid absorption of digested food. Rapid absorption of digested food. ठीक है, तो ये हुआ एब्जॉर्प्शन के बाद में नोट करेंगे फोर्थ जो स्टेप है वो है एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन में अगर क्वेश्चन बना तो वो सरफेस एरिया से रिलेटेड बनेगा, यानी कि आप सीधा ये बोलेंगे कि उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, विलाई होती है। तो कुछ इस तरीके से है, अगर ये चीज़ समझ में ना आई हो ना, वैसे तो आप विलाई लिख देंगे और कह देंगे कि प्रेजेंस ऑफ विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उतना ही सफिशिएंट है। लेकिन समझने के लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ करके। ठीक है, ये मैंने सामने से रेक्टेंगल ना बनाकर ये समझ लीजिए कि रेक्टेंगल को ऐसे सीधा ना रखकर इसको ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा टिल्टेड बना रखा है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। अब सोचो कि इसके ऊपर आपने ऐसे 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 इस पर आपने ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, बिलाई आपने ऐसे यहाँ पर बना रखी है। तो इससे हुआ क्या, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, एक सरफेस तो इसका है ही खुद का सरफेस, और एक क्या है कि ये जो छोटा सा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसका एरिया ऐसे मान लीजिए कि इस पर 1000 ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो इसका जो ओरिजिनल सरफेस एरिया है उसमें इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का भी सरफेस एरिया जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, फिर टोटल सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ गए, टोटल एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कभी नहा कर आइए और नहाने के बाद एक छोटी सी किसी चादर से बॉडी को पोंछने की कोशिश करो तो जरा से में गीली हो जाएगी। ठीक है, पूरी बॉडी पोंछ ही नहीं पाएगी। तो है क्या कि क्योंकि जो उसका सरफेस एरिया है वो लिमिटेड है, और वहीं पर जो एक टॉवल होता है, तो टॉवल में भी क्या होता है, टॉवल भी एक तरह से एक कपड़ा ही है नॉर्मल, और उस कपड़े के ऊपर छोटे छोटे थ्रेड के प्रोजेक्शंस लगे हुए हैं। तो उससे होता क्या है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वो एब्जॉर्ब करने लगता है, वाटर को वो ढंग से एब्जॉर्ब करने लगता है। समझ गए? ओके, क्या बता रहा है कि मैं नहाने के बाद चादर से एसिमिलेशन में क्या है, द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड इधर भी बता दो, वो रह गया। The blood carries digested food to all the parts of the body where it becomes assimilated. कुछ नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन तो बस एक्सक्रीशन के काम है,
The blood carries digested food to all the parts of the body, where it becomes assimilated as part of the cells. Where it gets assimilated as part of the cells. This assimilated food is used by the body cells This assimilated food is used by the body cells for obtaining energy as well as for obtaining energy as well as for growth and repair, as well as for growth and repair of the body. Growth and repair of the body. The digested food which is not used by our body by our body immediately is stored in the liver, is stored in the liver in the form of a carbohydrate called glycogen. It is the source of energy. सर लीवर बनता है ना? हाँ लीवर ये बायोस्क्रीन करता है ना? हाँ लीवर ही तो लोग ग्लाइकोजन की टाइप से करते हैं या फिर वो कोई और? नहीं, देखिए क्या है कि जो डाइजेस्टेड फूड है जो कि हमारी बॉडी में इमीडिएटली जिसका यूज़ नहीं होता उसको ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर कर दिया जाता है बस। तो ग्लाइकोजन सर वाटर सॉल्युबल नहीं है ना? वाटर सॉल्युबल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है और जब ज़रूरत होती है, जब बॉडी में किसी भी तरीके का कोई फूड नहीं होता तो ये जो स्टोर्ड फूड है यही यूज़ होता है और फिर ये वाटर में सॉल्युबल भी बनता है और फिर यही उस दौरान हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी which is used by the body when required. It is a source of energy which is used by the body when required. ये हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन। लास्ट देखते हैं इसमें डाइजेशन या एक्सक्रीशन।
डाइजेशन में नोट करिएगा, a part of the food which we eat cannot be digested by our body. A part of the food which we eat cannot be digested by our body. A part of the food which we eat cannot be digested by our body. So ये जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए कोई उपाय करता है? देखिए ऐसा है कि जो भी हमारी बॉडी में है ना, जितना जैसे स्टमक है, तो स्टमक की भी एक लिमिटेशन है कि जो स्टमक है वो क्या करेगा, वो स्टमक जब चर्निंग करता रहेगा तो उसमें से जो रफेज वाला पोर्शन है, जिसमें से सारा का सारा जो अपने विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो जो रफेज वाला पोर्शन है वो डाइजेस्ट होगा ही कहाँ, वही वो तो सब निकाल दिया ना आपने। ये एक तरह से ऐसा है कि जैसे आप चाय बना रहे हैं और चाय बनाने के बाद में जितना भी एक्सट्रैक्ट था उसका टी का, वो सारा एक्सट्रैक्ट बाहर आ गया, तो अब जो टी है वो किसी यूज़ की नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि जो भी आपने फूड लिया उसमें जो भी रफेज वाला पोर्शन है जो यूज़ का नहीं है, तो वो सारा का सारा अलग सेपरेट होता रहता है। A part of the food which we eat cannot be digested by our body. उसका this undigested food cannot be absorbed by the small intestine. Cannot be absorbed by the small intestine, comma. So it passes through a wider tube. It passes through a wider tube called large intestine. And finally, through the large intestine, the undigested food gets excreted out of the body as feces or stool through rectum. ठीक है, तो a part of the food which we eat cannot be digested by our body, वो डाइजेस्ट नहीं करा जा सकता, तो वो रफेज वाला पोर्शन है, वो बेकार पोर्शन है। This undigested food cannot be absorbed by the small intestine. इस undigested food को small intestine भी absorb नहीं करता। तो ये जो undigested food है, ये एक वाइडर ट्यूब के थ्रू, रेक्टम के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो इन दिस वे ये जो ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में कनेक्टेड रहती है।
जो पोर्शन डाइजेस्ट नहीं होगा, जो पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पुश कर देता है। ठीक है, तो आज इतना ही कर दीजिए, बाकी कर दो। ओके ओके, बाय।